हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो आपका ये टॉपिक है क्लास 8 का, ये एनसीईआरटी का इतिहास का बुक है और ये है अध्याय 2, व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित हुई थी। इसमें इस अध्याय में इस टॉपिक का जिक्र है और ये 16 पेज का टोटल आपका ये एक्सरसाइज है और इसमें से आपका लगभग 90-91 प्रश्न उठकर आया है और ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि आपके बुक के अध्याय जो एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है उसका भी कुछ प्रश्न मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये क्लास आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन चूँकि प्रश्नों की संख्या अधिक है और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण, इसीलिए आज देखते हैं कहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं। एक वीडियो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो एक वीडियो में तो संभव नहीं है, देखते हैं हम इसको कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आप लोगों में से कोई नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको क्लास 6 और क्लास 7 का डिटेल में सारा बुक, नोट्स, PDF सब कुछ मिल जाएगा। आज हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे व्यापार से साम्राज्य तक में जो टॉपिक है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। भारत का जो ईस्ट इंडिया यानी भारत के पूर्वी हिस्से में जो कंपनी आया वो कब आया, कैसे आया। उसके बाद हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, कैसे करती है, और फिर व्यापार से युद्धों तक, यानी व्यापार का इरादा लेकर आने के बाद युद्ध में ये इरादा कैसे तब्दील हो गया। फिर इसके बाद जब युद्ध की चर्चा होती है तो प्लासी का युद्ध इसमें देखेंगे। प्लासी का युद्ध देखने के बाद फिर हम लोग इसमें कंपनी के जो अफसर थे वो नवाब कैसे बने उसको देखेंगे। फिर देखेंगे कंपनी का फैलता शासन, किस तरह कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर एक व्यापार करने के इरादे से कंपनी भारत आया था और वो किस प्रकार पूरे भारत पर उसने शासन करना शुरू कर दिया, इसको समझेंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे टीपू सुल्तान जो कि सैर मैसूर थे, यानी मैसूर के जो शासक थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनसे कई प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं। टीपू सुल्तान की कहानियाँ आपके इस अध्याय में है। उसके बाद फिर मराठों से लड़ाई है, आपका सर्वोच्चता का दावा है कि किस प्रकार अपने आप को सर्वोच्च यानी सबसे उच्च कंपनी ने बताना शुरू कर दिया था 19वीं सदी की शुरुआत में। उसके बाद आपका विलय नीति है। फिर नए शासन की व्यवस्था है, किस प्रकार नए शासन की व्यवस्था हुई, किस प्रकार से आपका न्यायालय की स्थापना हुई, हर तरह से हम इसमें समझेंगे कब से न्याय व्यवस्था की कब स्थापना हुई। और फिर कंपनी की फौज है और आखिर में आपका इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष है और अन्यंत्र में आपका डच ने जो दास प्रथा शुरू की थी वो है। इन सारे टॉपिक को अगर हम कवर कर लेते हैं इस अध्याय में तो ये सारे टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमें जानना बिल्कुल आवश्यक है, चाहे हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। इस तरह हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम अपना पहला प्रश्न जो देख रहे हैं कि मुग़ल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन थे, ये सभी जानते हैं, लेकिन जब ये प्रश्न के रूप में सामने आता है तो ये थोड़ा डरा देता है, क्योंकि जहाँ पर हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर समय अवधि सीमित होती है, प्रश्नों की संख्या सीमित होती है और या फिर स्थान, ये जो पहले से तय किया हुआ रहता है प्रश्नों की संख्या, तो ये हमें जो पता भी रहता है उसमें भी हम लोग घबरा जाते हैं। इसलिए ये सारे प्रश्नों को डिटेल से समझेंगे। यहाँ है हमारा मुग़ल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन थे। तो मुग़ल बादशाह में औरंगजेब आखिरी बादशाह थे और ये शक्तिशाली बादशाह थे और इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर हमने 1707 लिख दिया है, लेकिन इससे भी एक प्रश्न हमने बनाया है, क्योंकि आपके बुक में अगले ही लाइन में ये दिया हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। तो किसी भी शासक की मृत्यु, जन्म, शासनकाल, शासन अवधि, ये सब महत्वपूर्ण होता है जानना, इसीलिए उनका उत्तराधिकार कौन था इस तरह से जानना ये ज़रूरी होता है। इसलिए औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई और उसके बाद फिर आपका इसमें था कि 1707 में इनकी मृत्यु के बाद जो है सारे मुग़ल सूबेदार, यानी मुग़ल के जितने भी आपके सूबेदार थे, यानी कि सूबेदार, सूबे मतलब राज्य हुआ, उस राज्य के जो रक्षक थे, जिसको जो प्रांत मिला हुआ था, सारे सूबेदार जो थे मुग़ल के वो बड़े बड़े जमींदार थे और ये सभी औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन्होंने ताकत दिखाना शुरू कर दिया और जो जो इनको क्षेत्र मिला था उस सभी क्षेत्र पर वो अपनी रियासतें कायम करने में लग गए, यानी कि उस प्रांत का राजा खुद को इन्होंने घोषित करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे इन सब भागों पर ये सभी जमींदार अपना ताकत दिखाना शुरू कर दिए, इनकी ताकत सामने आने लगी, तो दिल्ली जो है अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही
अंग्रेज़ों का जो है एक नई ताकत के रूप में उभरना शुरू हो गया था। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध, एक बार फिर से आप इसको समझिएगा, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, 1750 के पहले जो है वो है आपका 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, और 1750 के बाद जो आता है वो है आपका 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी शासन जो है, अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। और अंग्रेज़ पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर वो कब्जा करने का किसी भी प्रकार का कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनको भारत के किसी भी प्रांत में कब्जा करना नहीं था, वो सिर्फ एक छोटे से व्यापार करने के लिए उन्होंने भारत में कदम रखा था। लेकिन धीरे धीरे उनकी नीयत बदलती गई और वो अपने आप को भारत के शासक के रूप में उन्होंने देखना शुरू कर दिया। और इस प्रकार अंग्रेज एक दिन इस पूरे विशाल साम्राज्य का स्वामी बन बैठा। तो इसी को हम आगे समझेंगे। तो ये 2 प्रश्न हमने देख लिया। अगला प्रश्न है आपका, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी किसके द्वारा की गई थी? ये कैप्टन हडसन थे। पहले अध्याय में मैंने कई गवर्नर जनरल का नाम लिया है, उन सब का चर्चा एक एक करके आपके सामने में आएगा, और इन सब चीज़ों को आप डिटेल से समझते हुए आगे बढ़ें। बस एक बार आपको इसमें समय देना है, उसके बाद बार बार आपको इस चीज़ को नहीं पढ़ना है। तो ये जो बहादुर शाह जफर थे और उनका जो बेटा था, इनको कैप्टन हडसन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर नहीं था जो अपना जो है एक महत्व बना सके। वो औरंगजेब के बाद किसी ऐसा कोई भी शासक नहीं था। और जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ, ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध 1857 में जब विद्रोह हुआ, तब विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता माना था। यानी कि अंग्रेज़ों को छोड़कर जो सामने वाला पार्टी था वो विद्रोही कहलाते थे, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। और जब विद्रोह कुचल दिया गया, यानी कि विद्रोह में अंग्रेज़ों की जीत हुई और विद्रोहियों की जब हार हुई, तब कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के यानी बहादुर शाह जफर के सामने ही मार डाला। तो इस प्रश्न को यहाँ देखेंगे, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन हडसन द्वारा की गई थी, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद यहाँ आपका ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। और वाणिज्यिक क्या है? तो ये एक ऐसा व्यवसाय है वाणिज्यिक जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदना और ज़्यादा कीमत पर बेचना, इसी को हम लोग वाणिज्यिक कहते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब और किससे चार्टर हासिल किया था? पूरब से एकाधिकार व्यापार के लिए। इस बात को यहाँ पर समझना है, तब हम इसके उत्तर को देखेंगे। क्या है इसका उत्तर? तो सन 1600 ईस्वी की बात है। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सन 1600 ईस्वी की बात है, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय इसका नाम नहीं था, इस समय ये अंग्रेज ही थे। लेकिन चूंकि जब आगे चलकर इनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, तो इतिहासकारों ने इनके लिए जो भी वर्णन किया है, इनके बाद वाले नामों को लेकर वर्णन किया है। तो 1600 ईस्वी में जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बने थे, इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर, जिसको कि इजाज़तनामा कहते हैं, यानी कि एक इजाज़त लिया कि मैं भारत के पूरब में व्यापार करना चाहता हूं और इसका मुझे एकाधिकार मिले, यानी सिर्फ और सिर्फ मैं ही वहां पर व्यापार कर सकता हूं, यूरोप से, इंग्लैंड से, कहीं से भी, यानी कोई भी अंग्रेज हमको वहां पर टक्कर न दे, मुझे सिर्फ एकाधिकार मिले व्यापार करने का। और इस पर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने हामी भर दिया था। और एकाधिकार मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस इलाके में जो है अपना वहाँ पर कंपनी डाला, और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके को चारों तरफ से वो देख सकती थी। वहाँ के ग्राहकों को ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब समझिएगा, भारत में उस समय कई तरह के महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसको कि यूरोप वगैरह में लेकर जाया जाता था। जिस तरह कि आपने पहले भी देखा है, किसी प्रकार का आप मसाला ले लीजिए, काली मिर्च है, लौंग है, कई तरह का ऐसा मसाला था जो कि भारत से यूरोप लेकर जाया जाता था व्यापारियों के द्वारा, या फिर सूती वस्त्र कहिए। तो अंग्रेज़ों ने अचानक से मन में सोचा, क्यों ना हम ईस्ट इंडिया में यानी पूर्वी भारत में एक कंपनी ही खोल लेते हैं और भारतवासियों से सामान को खरीद कर हम फिर यहाँ से हम लेकर जाएंगे यूरोप, इंग्लैंड, ब्रिटेन, और यहाँ से फिर सामान को वहाँ पर बेचेंगे।
तो एकाधिकार का मतलब ये था कि ये चाहता था कि अगर हम यहाँ पर कंपनी खोले हैं, कोई और अंग्रेज कंपनी, जिस तरह का आप देख रहे हैं एक के बदले एक आता है, जैसे आप अमेजोन देख रहे हैं तो उसके जगह पर फ्लिपकार्ट भी है, जो अमेजोन काम करता है वही फ्लिपकार्ट कर रहा है। इस तरह से कई आपके जो है साइट बन जाते हैं उसके होड़ में। इसीलिए इस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार इजाज़तनामा मांगा था एलिजाबेथ से। तो ये चूँकि यहाँ पर यही सिर्फ खरीदता और बेचता, दूसरे कंपनी को कोई अधिकार नहीं मिला था, तो ये एक इसको सुनहरा मौका मिला। लेकिन यहाँ जो है कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का भय भी नहीं था कि कोई और कंपनी, अगर मैंने इस चीज़ को 5 रुपये में ख़रीदा और यूरोप में जाकर मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ, तो इसको इस बात का यहाँ डर नहीं होता कि इस कंपनी ने 5 रुपये में ख़रीदा और यूरोप में अगर ये 9 रुपये में ही बेच देता है तो इसका व्यापार आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए इसने एक अधिकार मांगा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उसके बाद तो यहाँ पर आज जो आपका ये प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब और किससे चार्टर हासिल किया था, चार्टर मतलब इजाज़तनामा किससे इजाज़त हासिल किया था, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किया था पूरब से एकाधिकार के लिए। तो ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। लेकिन महत्वपूर्ण एक प्रश्न यहाँ पर और भी निकल सकता है कि कब, तो ये भी महत्वपूर्ण है 1600 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ है आपका पहली बार भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता किसने और कब लगाया था, तो इसको आपने कई बार पढ़ा है। ये वास्को दा गामा थे, इन्होंने 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि पुर्तगाली या यूरोपीय जो भी आने लगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दा गामा ने तो पता लगाया, लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगी थी। तो यहाँ से और उसके डच के बाद जो है आपका फ्रांसीसी व्यापारी आए। तो ये सारे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो डच ने हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं कब तलाशने शुरू कर दी थी, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। और यूरोप के बाज़ार में भारत में बने किस चीज़ों की मांग अधिक थी, जो अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा था, ये सूती कपड़े और रेशम की। लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो अभी कहा कि कई प्रकार के मसाले भी थे, जैसे कि आपका काली मिर्च हुआ, लौंग हुआ, इलायची हुआ, दालचीनी हुआ, इन सब की यूरोप में जो है ज़बरदस्त मांग थी। और यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों ने भी इन चीज़ों की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी थी और उनसे मिलने वाला मुनाफा जो है वो गिरने लगा था। यानी कि अभी तो भारत ने, अंग्रेज़ों ने मान लीजिए एकाधिकार प्राप्त किया, लेकिन डच की तो वहाँ बात नहीं थी। अब डच आने लगे, फिर फ्रांसीसी आने लगे, अब उन लोगों ने भी उसी चीज़ को खरीदना शुरू किया, तो जो है उसका मुनाफा कम होने लगा और भारतीय बाज़ार में उन चीज़ों के दाम बढ़ने लगे। उसके बाद अब हम सीधा चलेंगे कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को हमने समझ लिया, कौन व्यापारी आए, कब आए, किस चीज़ की होड़ थी। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू हुई थी, तो ये 1651 ईस्वी में, यानी 51 साल बाद। 1600 ईस्वी में इजाज़तनामा इन्होंने मांगा था और 51 साल बाद यानी 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी। और फैक्टर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, तो इंग्लिश कंपनी के जो व्यापारी थे उनके लिए फैक्टर शब्द का प्रयोग होता है। और ये शायद पूछा गया है ये प्रश्न। और उसके बाद आपका है कि कंपनी से निर्यात होने वाली चीज़ों को कहाँ जमा किया जाता था। यानी कि कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने भारतवासियों से चीज़ों को खरीदा। अब यहाँ पर आपका कंपनी है, ये है भारतवासी, इससे जाकर इसने चीज़ों को खरीदा। और जब तक अंग्रेज़ों का शासन भारत पर नहीं था, इस अंग्रेज़ को खुद यहाँ पर आकर अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदना होता था। अंग्रेज़ के जो व्यापारी थे वो खुद चलकर आते थे। और जब अंग्रेज़ों का शासन हो गया तो ये स्थिति आ गई कि खुद भारतीय यहाँ पर पहुँचाते थे, वो भी फ्री के रूप में, राजस्व के रूप में फ्री पहुंचाते थे, राजस्व के रूप में, कर के रूप में देना पड़ता था। इस तरह से कंपनी का जो है शासन स्थापना आगे चलकर हुआ। तो पहले हम इसको समझते हैं। जब कंपनी ने चीज़ खरीदना शुरू किया तो चीज़ को लेकर फिर एक जगह रखा जाता था। इन लोगों से चीज़ खरीद कर जहाँ रखा जाता था, इसी को तो कंपनी कहा जाता है। और इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। और इस फैक्ट्री में जो सामान रखा जाता था निर्यात करने के लिए, इसको वेयर हाउस कहा जाता था। ये भी महत्वपूर्ण है। और यहीं पर उसके दफ्तर भी थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे।
इसी वेयर हाउस में। और जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से फिर कोई व्यापारी दूर दराज से आता था, यहाँ से सामान लेकर यहाँ से वो निर्यात करता था, यानी कि भारतवासियों से इकट्ठा सामान ये कंपनी खरीद लिया। अब बाकी किसी भी व्यापारी को सामान लेना है, इस सारे चीज़ को जो इसको चाहिए था, सूती वस्त्र, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, सब ये खरीद कर रख लिया। अब कोई बाहरी व्यापारी अगर आ रहा है तो इसके पास अब कुछ है ही नहीं, तो इससे क्या लेगा? कंपनी संपर्क करता था, यहाँ से आकर फिर वो अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में बेचता था। लेकिन जब कंपनी का व्यापार बढ़ना शुरू हो गया तो कंपनी ने उस सौदागरों, उस व्यापारियों को धीरे धीरे अपने आसपास ही बसने के लिए कहा कि आप यहीं पर बस जाइए। और उसके बाद 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे यानी कि 2 साल बाद यानी कि 1698 ईस्वी तक मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव की ज़मींदारी भी खरीद ली, क्योंकि उसमें मुगल शासन ही था। तो 3 गाँव की ज़मींदारी भी खरीद ली मुगल अफसर को रिश्वत देकर। और इनमें से एक गाँव काली कहता था, जो कि बाद में कलकत्ता बना, अभी जिसको हम लोग कलकत्ता कहते हैं। और कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। तो फरमान क्या है? तो फरमान का अर्थ होता है एक शाही आदेश। औरंगजेब से ये फरमान लिया, ये आदेश लिया कि मुझे बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का आदेश मिले। लेकिन कंपनी ने को जब औरंगजेब ने ये छूट दे दी तो धीरे धीरे कंपनी के जो भी मौजूदा अधिकारी थे उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। और औरंगजेब के फरमान को केवल कंपनी के लिए ही शुल्क मुक्त व्यापार नहीं माना, बल्कि सभी अफसरों ने निजी तौर पर इसको अपना अधिकार मान लिया कि हमें शुल्क नहीं देना है। और सभी अफसरों ने, जो कंपनी के अफसर थे, उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। और इस तरह जब आपने पहले अभी पढ़ा है पिछले अध्याय में, यानी 7 के आखिरी एक्सरसाइज में, कि जो बंगाल के नवाब थे, नवाब मुर्शिद कुली खां, जब बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई तब बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध करना शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेंगे बंगाल के शासक कौन कौन थे। तो मुर्शिद कुली खान थे, उसके बाद अलीवर्दी खान आए, उसके बाद सिराजुद्दौला आए, फिर मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम। मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफ़र को शासक बनाया गया। आगे चलकर आप समझेंगे, क्योंकि वो इस तरह का शासक चाहता था अंग्रेज इस भारत में कि उसके हाथ की, अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाए। जो अंग्रेज़ों का विरोध करता था फिर वो उस शासक को बदलकर मीर कासिम को लालच दिया कि हम आपको शासक बना देंगे। फिर जब मीर कासिम इससे भी ज़्यादा टाइट निकला तो फिर से उसने मीर जाफ़र को शासक बनाया था। तो इसके बाद पहले हम यहाँ से हमने समझ लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार कैसे शुरू होती है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक आता है शब्द पलास, क्योंकि पलासी का युद्ध इसी पलास शब्द से बना है। और ये इसी प्रकार का, इस शब्द का जो स्पेलिंग है इसी प्रकार का था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका नाम बिगाड़कर प्लास कर दिया, प्लास। और इस प्लास का क्या है? तो ये एक लाल कलर का काफ़ी खूबसूरत फूल है जिससे गुलाल बनाया जाता है, यानी ये फूल अभी भी है और इससे अबीर बनाया जाता है। ये इस तरह का नाम था, अंग्रेज़ों ने इस तरह का नाम रखा। उसके बाद हम समझेंगे कि जब 18वीं सदी की शुरुआत हो गई तो 18वीं सदी की शुरुआत के बाद कंपनी और बंगाल के नवाबों में टकराव शुरू हो गया, क्योंकि जब तक औरंगजेब थे, औरंगजेब के जिंदा रहते हुए औरंगजेब ने अंग्रेज़ों का सामना किया, काफ़ी हद तक उन्होंने छूट भी दी। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब हर प्रांत के नवाब ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। और इसमें बंगाल, क्योंकि चूँकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पूर्वी भारत में था, तो वहाँ पर बंगाल जो है, बंगाल के नवाबों से अंग्रेज़ों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर आपके जो है मुर्शिद कुली खान आए, उनके बाद अलीवर्दी खान आए, जिस प्रकार आपने देखा, उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। और ये सभी के सभी शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने अपनी कंपनी की रियायतें देने से मना कर दी इन्होंने। और उसके बाद ये जो सभी शक्तिशाली शासक थे, इन सभी ने कंपनी को रियायतें मतलब छूट देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले में कंपनी से ही नजराने मांगने शुरू कर दिए इन सभी शासकों ने। और कंपनी को अपना सिक्का डालने का भी अधिकार नहीं दिया और उसे किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया कि आप अब किलेबंदी नहीं बढ़ा सकते हैं। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया और उन्होंने दलील भी दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है, बंगाल सरकार जो है राजस्व नहीं वसूल पा रहा है, इस तरह की बातें जो, और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी जो है टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का भी प्रयास किया। और कंपनी का ये कहना था कि जो भी स्थानीय अधिकारी हैं उनकी बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो जाएगा और तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फूल फल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, क्योंकि सरकार ने अब शुल्क लगाना शुरू कर दिया। शुल्क नहीं मिलेगा तो राज्य कैसे चलेगा।
और कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। इसीलिए वो कंपनी ने धीरे धीरे गाँव को खरीदना शुरू कर दिया, किलों का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। जब उसने ज़बरदस्ती किले का निर्माण करना शुरू कर दिया तो टकराव जो है दिनों दिन गंभीर होता चला गया और इसी टकराव का जो परिणाम प्लासी युद्ध में तब्दील हो गया, प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी को आपने समझ लिया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था या फिर अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न आपका आता है अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी, 1756 ईस्वी में। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद आपका आता है रॉबर्ट क्लाइव। ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। सबसे पहले तो हम इस प्रश्न में ही एक प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। कब किया था? तो 1757 ईस्वी में। और सिराजुद्दौला की जगह पर कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसको छूट दे, अन्य सुविधाएं आसानी से दे और अन्य सुविधाएं देने में किसी प्रकार का आनाकानी ना करे। कंपनी ने ये प्रयास भी किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए, और यानी कि जो भी सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी है, क्योंकि एक प्रांत में कई ऐसे शासक, कई ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं जो उस प्रांत का शासक बनना चाहते हैं। तो कंपनी ने ये भी प्रयास किया कि जो भी सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी है, यानी सिराजुद्दौला से जो जलता है, उसको हम शासक बना दें, उसको शासक बनाने का लालच दें। लेकिन यहाँ पर भी कंपनी की दाल नहीं गली और सिराजुद्दौला ही नवाब बने रहें। कंपनी को इन सब चीज़ों में कामयाबी नहीं मिली और जवाब में सिराजुद्दौला ने ये हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग नहीं अड़ाए, क्योंकि मेरे राज्य में कौन मेरा प्रतिस्पर्धी है, कौन मेरा प्रतिद्वंदी है, कौन मेरा दुश्मन है, इसमें आपको टांग नहीं अड़ाना है। और किलेबंदी को रोककर बाकायदा राजस्व चुकाना शुरू कर दे। और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और इस प्रकार क्या हुआ, 30,000 सिपाहियों के साथ सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार में जो स्थित थी अंग्रेजी फैक्ट्री यानी अंग्रेजी की कंपनी पर हमला बोल दिया और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेर लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित जो किले थे उस पर भी कब्जा करने का रुख ही किया था कि उसी समय जो है रॉबर्ट क्लाइव जो इस प्लासी के युद्ध में सेना का नेतृत्व कर रहा था, जब कलकत्ता हाथ से निकल गया तब रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी के अफसर ने भी रॉबर्ट क्लाइव को नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया कि आप अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कीजिए। और इसमें जो है लंबे समय तक सौदेबाजी भी चली कि आप कर दो, आपको छूट नहीं मिलेगी। इस तरह की सौदेबाजी होते हुए आखिरकार 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और सिराजुद्दौला को हार माननी पड़ी। और इस हार का एक महत्वपूर्ण कारण था, आपने जो पढ़ा था मीर जाफ़र इस हार का महत्वपूर्ण कारण था। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है सिराजुद्दौला की हार का बड़ा कारण क्या था, सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफ़र, इसने क्या किया था कि इसने प्लासी के युद्ध में भाग नहीं लिया था। सिराजुद्दौला का सेनापति होने के बावजूद भी मीर जाफ़र ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। यानी मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने, अलग सेनापति का अलग अलग सेना होता है, इस टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गए। और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया मीर जाफ़र को कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद या फिर सिराजुद्दौला को हटाकर हम आपको इस प्रांत का नवाब बना देंगे। और उसके बाद आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि भारत में ये कंपनी की बहुत बड़ी जीत थी। यानी कंपनी की जो पहली जीत थी ये प्लासी के युद्ध में ही हुई थी, इसलिए ये युद्ध महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे कई तरह के प्रश्न निकल सकते हैं कि कंपनी की पहली जीत किस युद्ध में हुई थी, तो ये प्लासी के युद्ध थे। और उसके बाद बक्सर की लड़ाई कब हुई थी और इसमें कौन हारा था। फिर ये मीर जाफ़र ने वहाँ पर गद्दारी करी थी सिराजुद्दौला के सेनापति ने। लेकिन बक्सर की जब लड़ाई की बात आती है, यहाँ पर आपको समझना है प्लासी के जंग में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। जिस तरह अंग्रेजों ने वादा किया था उसको पूरा किया। और कंपनी अभी भी शासन संभालना नहीं चाहती थी, यानी कि अभी तक कंपनी को कोई लालच नहीं था कि हमको ये शासन संभालना है, हमको ये शासन करना है, अभी तक लालच नहीं था। इसीलिए उसने क्या किया कि उसने मीर जाफ़र को ये राज्य दे दिया जिस तरह उसने वादा किया था। लेकिन जल्द ही कंपनी को ये एहसास होने लगा कि ये रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि मीर जाफ़र जो था वो भी कठपुतली की तरह अंग्रेज़ों के हाथों नाचना नहीं चाहता था और नहीं चलता था वो अंग्रेज़ों के इशारे पर।
तो अंग्रेज़ों ने ये समझ लिया कि अब तो यहाँ से मीर जाफ़र को भी हटाना पड़ेगा। और जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध करना शुरू किया तो कंपनी ने उसे हटाकर फिर मीर कासिम को नवाब बनाया। लेकिन जब मीर कासिम भी कठपुतली की तरह नाचने से इनकार कर दिया तो फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर कासिम के साथ ये बक्सर का युद्ध किया। तो बक्सर की लड़ाई में 1764 ईस्वी में मीर कासिम जो है हार गया था। मीर कासिम के हारने के बाद फिर से इसने दोबारा मीर जाफ़र को नवाब बनाया। इस नवाब बनने के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से ये बोला कि आपको हर महीने जो है कंपनी को 5 लाख रुपए चुकाना है, और कंपनी अपने सैनिकों के खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरत और अन्य तरह के खर्चों के लिए भी मीर जाफ़र से पैसा चाहती थी। मीर जाफ़र जो है थोड़ा कमज़ोर शासक था, कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था। इसलिए 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कंपनी का इरादा बदल चुका था और वो कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने ये ऐलान किया था उसी समय कि अब हम इस प्रांत के खुद नवाब बनेंगे, यानी कि अब हम ही शासक बनेंगे। तो यहाँ आपने देख ही लिया कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 ईस्वी में मीर कासिम और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें मीर कासिम हारा था और मीर जाफ़र की मृत्यु 1765 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद आपका प्रश्न है मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया? 1765 ईस्वी में मुग़ल सम्राट ने किया था कंपनी को बंगाल का दीवान। करना पड़ा था क्योंकि उस समय जो है ऐसा कोई शक्तिशाली शासक ही नहीं बचा था मुग़ल वंश में कि जो कि अंग्रेज़ों का सामना कर सके। तो मुग़ल सम्राट को कंपनी को 1765 ईस्वी में दीवान यानी वहाँ का राजा नियुक्त करना पड़ा। और रॉबर्ट क्लाइव ने काफ़ी अत्याचार किया। जब ये राजा बन गया तो इन्होंने काफ़ी अत्याचार किया था। जितने भी अफसर थे सब नवाब बन के बैठ गए थे। और थोड़ा सा यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानना ज़रूरी है। रॉबर्ट क्लाइव ने काफ़ी अत्याचार किया भारतीयों के साथ, कर देता नहीं था, बदले में कर लेता था। और इस तरह ये रॉबर्ट क्लाइव जो है इसने भारत में बेहिसाब धन जमा कर लिया। और 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी कि अभी जो चेन्नई है वहाँ जब वो आया रॉबर्ट क्लाइव तो उसकी उम्र 18 साल थी। जब वो मद्रास यानी जब उसने भारत में कदम रखा था रॉबर्ट क्लाइव ने, तब उनकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में जब वो 1767 तक वो 2 बार गवर्नर बन चुका था। और जब वो भारत से वापस लौटा तो उसके पास जो दौलत थी वो 4,01,102 पाउंड के बराबर दौलत थी उसके पास। और जब वो 1772 ईस्वी में जब वो ब्रिटेन पहुंचा यानी इंग्लैंड पहुंचा जहां का वो था, तब उस पर 1772 ईस्वी में जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसमें कि उसको सफाई देनी पड़ी थी। और 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या भी कर लिया था, क्योंकि उसको भी ये समझ में आने लगा था कि किस तरह हमने बेईमानी की है, लोगों पर अत्याचार किया है। उसको अपने अंदर ग्लानि महसूस होने लगी। और इसके साथ साथ कंपनी के जो और भी अफसर थे उसने क्लाइव की तरह धन तो इकट्ठा नहीं किया। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कई ऐसे अफसर थे जो मर भी गए। कई ऐसे थे कि वो थोड़ा बहुत रॉबर्ट क्लाइव के दिशा निर्देश पर चले यानी बेईमानी करके धन इकट्ठा किया। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो भ्रष्ट और बेईमान मानना भी उनको गलत होगा। वो न भ्रष्ट थे न बेईमान थे, बस वो ये चाहते थे कि हम साधारण परिवार से आए हैं और कुछ कमाकर भारत से ठीक ठाक पैसा लेकर हम ब्रिटेन लौटकर आराम से ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जीने को मिला। और जो लोग नवाब कहते थे खुद को और रॉबर्ट क्लाइव के आगे पीछे करते थे, उन सब का जो है जीवन समाप्त हो गया। और इस तरह से लोग जो है उनको इंग्लैंड में नफ़रत की निगाहों से देखते थे और नाटक के रूप में उनका जो है कार्टून में नाटकों में उनका मजाक उड़ाते थे कि रातों रात जो है किस तरह ये लोग अमीर बन गए। तो ये था आपका पूरी तरह से कंपनी के अफसर नवाब कैसे बन बैठे, इसको आपने कंप्लीट किया। और यहाँ है आपका भ्रष्टाचार का आरोप किस गवर्नर पर लगा था, ये आपके रॉबर्ट क्लाइव थे। अब हम समझेंगे कंपनी का फैसला यानी कंपनी का फैसला या कंपनी का शासन। अगला प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव भारत से हमेशा के लिए कब रवाना हुआ था? 1748 ईस्वी में। और वो भारत कब आया था? 1818 वर्ष की उम्र में। और भारत से लौटते समय क्लाइव के पास कितनी दौलत थी? तो ये मैंने जो आपको बताया अभी 4,01,100 पाउंड थी। और ब्रिटिश संसद में रॉबर्ट क्लाइव को भ्रष्टाचार के आरोप में कब सफाई देनी पड़ी थी? कब देनी पड़ी थी? ये 1772 ईस्वी में। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस अंग्रेज
गवर्नर को ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी थी, ये रॉबर्ट क्लाइव थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली थी? 1774 ईस्वी में। और इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपका टीपू सुल्तान का टॉपिक शुरू होता है। इसके पहले 2 शब्द हैं, निषेधाज्ञा जिसका मतलब निर्देश होता है और अधीनस्था जिसका मतलब दब्बूपन होता है। ये 2 शब्द का मतलब आपने समझ लिया। और यहाँ तक जो है आपने कंपनी का शासन कैसे शुरुआत हुआ, कंपनी का फैसला और फिर सब कुछ आपने यहाँ पर समझ लिया। एक चर्चा रेजिडेंट के ताकत के बारे में है कि रेजिडेंट कौन होता था। तो रेजिडेंट जो है कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया जो रेजिडेंट होता था वो उस रियासत का राजा होता था जो कंपनी उसे देती थी, और जो भी उसमें अपना हस्तक्षेप करता था वहाँ पर हस्तक्षेप करना किसी भी प्रकार का वहाँ पर मना ही था। तो रेजिडेंट वही हुआ जो कंपनियों के द्वारा नियुक्त किया जाता था, जिसको जो प्रांत जो रियासत मिला जाता था उस प्रांत का वो राजा होता था। इसके साथ हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अब हमारा आता है अगला टॉपिक शहर ए मैसूर, जो कि हम इसको अपने अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आपके लिए क्लास काफ़ी लाभदायक हुआ होगा। जिन्होंने कंप्लीट इस क्लास को देख लिया, यहाँ तक जो पहुँच गए वो ज़रूर कमेंट कर बताएं कि कैसा लगा आपको ये क्लास। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में इसके बचे हुए भाग को लेकर के। बने रहिए आप इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा।